तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। सुप्रभात। धन्यवाद भगिनी। अधुना मनीष महोदय हम निवेदयामि पुनः कक्षा स्वीकरोतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी आप सभी लोगों को पूर्व कक्षा का मैं थोड़ा लिखकर अभी कुछ मिनट में दिखाऊंगा। अभी लैपटॉप थोड़ा दिक्कत से आई थी इसलिए चालू हो रहा है। तब तक मैं आपको बोलकर पूर्व कक्षा के आवृत्ति करवाता हूँ। सूत्र है हमारा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। इस सूत्र में दो शब्द हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक, और दोनों शब्द और सार्वधातुक और आर्धधातुक, और सार्वधातुक और आर्धधातुक में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी द्विवचन। सप्तमी द्विवचन। और जिस सप्तमी जिसमें होती है मैंने उसका अर्थ बताया है। क्या बताया है निकुंज महोदय? जिस शब्द में सप्तमी होती है उसका अर्थ क्या होता है? परे होने पर होता है, निमित्त होता है, परे होने पर। ठीक है, तो जिस शब्द में सप्तमी हो उस शब्द के बाद में होने पर कार्य होता है। तो सार्वधातुक और आर्धधातुक में सप्तमी विभक्ति है, इस कारण इस सूत्र का अर्थ बनता है कि सार्वधातुक और आर्धधातुक परे होने पर। ठीक है, पूर्व हरिओम। मनीष जी अनम्यूट करो तो। हरिओम। हाँ श्रूयते श्रूयते। किसी ने अनम्यूट कर दिया था मेरे को। तो पूर्व सूत्रों के कुछ शब्दों से अर्थ बनता है कि इगंत अंग को गुण होता है और सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो इगंत अंग आप सभी को पता है इगंत किसे कहते हैं? इगंत माने एक प्रत्याहार जिसके अंत में हो। एक प्रत्याहार आप सभी को बनाना आता होगा। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ली इत्यादि वर्ण आते हैं। अब देखिए, अंग बताया है मैंने आपको। अंग कैसा होता है? अंग का जब भी मैं आपसे बोला जाए तो आपकी बुद्धि में समझने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जिससे प्रत्यय किया जाए उसके पूर्व वाला शब्द आपका क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। पर इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्ययंगम। जब इसको पूरा एक साथ बोलेंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा अंग संज्ञा होती है। अब आपका सूत्र का अर्थ बन गया, इगंत भी आपको पता लग गया और अंग भी आपको पता लग गया। अब गुण किसे कहते हैं? तो सूत्र आया अदेंग गुणः की। अदेंगणा सूत्र क्या कहता है? आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो गुण संज्ञा आ, ए, ओ की होगी। अब ये सूत्र कह रहा है कि इगंत अंग को गुण होगा। इगंत मतलब हमने पूर्व प्रक्रिया समझी तो ई के स्थान पे जब भी ई, उ, रिल, री, तो री तो आपको मिलेगा नहीं मुश्किल से, फिर भी आप समझ सकते हैं। पर आपको जब भी गुण करने के लिए कहा जाए तो ई के स्थान पे गुण क्या होगा बता सकते हैं? ए। ए। किस कारण? किस कारण से ई के स्थान पर ए ही होगा? उच्चारण स्थान समान है। उच्चारण स्थान समानता के कारण। उच्चारण स्थान समानता के कारण। तो और अब उ के स्थान पे क्या होगा गुण? ओ। उच्चारण स्थान के साम्यता के कारण। और जब री के स्थान पर गुण होता है तो री के स्थान पर कोई भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि री का स्थान है मूर्धा। और मतलब अब री के स्थान पे मूर्धा वाला क्या बैठे? तो कंठ बैठता है, आ बैठता है। अब आ के साथ में उरण रप रहा, इस सूत्र के द्वारा री के स्थान पर र हो जाता है। और री के स्थान पर जब भी गुण होगा तो क्या होगा? अर होगा। क्या होगा? री के स्थान पर गुण होगा तो अर होगा। अब हमको ये पता लग गया इतना। तो अब प्रक्रिया जैसे हमने करा था, भू धातु है। धातु हमारी क्या है? भू। और भू धातु से हमने शब विकरण लगाया, ती प्रत्यय लगाया। तो शब प्रत्यय में इत संज्ञा करने के बाद बचा अ। तो भू आ ती। इस स्थिति में भू को क्या हो जाएगा? गुण होगा। क्यों होगा? भू को देखिए, सबसे पहले भू को समझिए। भू हमारा इगंत अंग है। किसके लिए अंग है? शब विकरण के लिए हमारा भू क्या है? हमारा अंग है। अब आगे चलते हैं। तो आगे चल के हमने देखा कि भू मिल लिया इत्यादि अंग मिल लिया।
अब भू में जो ऊ है वो है हमारा इगंत। इगंत होने के कारण अब हमने क्या करा, उसका इगंत अंग को गुण करने के लिए गुण करा, तो गुण क्या होगा, ऊ के स्थान पर ओ होगा, ओ। स्थान साम्यता के कारण। अब भू को ओ हो गया। अब उसके बाद अब ओ बन जाने के बाद आपने देखा कि ओ के बाद में आ है, तो ओ और आ ये दो स्वर एक साथ मिल जाने के कारण तो हमने क्या करा, दोनों के स्थान पर संधि करेंगे। अब संधि क्या होगी, तो एचो एचो यावा यवा यावा यावा। यावा। इस सूत्र के द्वारा ओ है तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होता है, अब। अब 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 हो गया हाँ, तो भोग महोदय के, हरिओम। हाँ हरिओम बोलिए। महोदय, ये जो ई की जगह ओ कैसे होगा? ई की जगह ओ होना चाहिए ना। ई की जगह नहीं करें हम, ई नहीं है, ओ है, भो हुआ ना। भू कह रहे हैं। हाँ, तो भू में जो है ई तो अच्छा ठीक है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। इक प्रत्याहार है, ई नहीं है, इक प्रत्याहार है। अब हरिओम। हाँ श्रूयते महोदय, वदतु। अब भू धातु को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो भू के स्थान, भू के जो ऊ है, ऊ के स्थान पे गुण होगा तो क्या होगा, ओ होगा। तो कुछ लोग ये न माने कि भा में आ ही रहेगा, या फिर ऐसा होता है कुछ लोग रहते हैं जब भा में से ओ निकल जाए, ऊ के स्थान पे जब ओ हो जाएगा तो भा बचेगा केवल, और ओ को आप केवल अलग रख दीजिए। अभी क्या हो जाएगा, जब भू होगा तो भू के ऊ को अलग कर दीजिए और ऊ के स्थान पर ओ कर दीजिए, तो बचेगा भा ओ आ ती। ओ के स्थान पे अब कर दिया तो क्या होगा, भा अव आ ती। यह हो गया। तो मिल गया, आपके जोड़ने पे क्या बन जाएगा, आपका भवती आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, भवती बन जाने के बाद में अब आगे चलते हैं। आगे का सूत्र है आपका किंगतिचा। सूत्र क्या है, किंगतिचा। इस सूत्र को समझने के लिए आपको यह सूत्र कहता है, सबसे पहले अचोनिति को समझते हैं। तो अचोनिति सूत्र आया आपका। अचोनिति कहता है, अजंत अंग को वृद्धि होती है नित और नित प्रत्यय के परे होने पर। क्या कहता है सूत्र, अजंत अंग को वृद्धि होती है यित और नित प्रत्यय के परे होने पर। अब देखिए यित किसे कहते हैं और नित किसे कहते हैं। यित अर्थात यकार की इत संज्ञा हुई हो उसे क्या कहते हैं, यित। और नित अर्थात नकार की इत संज्ञा हुई हो। तो ऐसे दो शब्द के बाद परे होने पर ऐसा शब्द हो जिसमें यहाँ की इत संज्ञा हुई हो अथवा ना की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे शब्दों के बाद में होने पर जो अजंत अंग होता है हमारा, क्या होगा, जो अंग होगा वह अजंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अजंत। तो उस अजंत अंग को वृद्धि होती है, उस अजंत अंग को वृद्धि होती है। अब वृद्धि क्या होगी, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, तो सूत्र आता है, आई औ। हाँ आराम से मैं बताता हूं, उसके बाद बोलिएगा। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अजंत अंग को वृद्धि होने का पता लग गया हमें, कब होगी, नित और नित प्रत्यय के परे होने पर। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सूत्र आया हमारा पठ धातु है। ठीक है, पठ धातु को लेकर के हम लेते हैं कौन सी, नी धातु लेते हैं। नी धातु ली हमने और प्रत्यय किया हमने नुल प्रत्यय। नुल प्रत्यय करने के बाद में नुल में इत संज्ञा किस किस की होगी, ऋणा की और ऋणा की होगी और ला की होगी। लकी। हाँ, अब केवल मात्र बचा वो बचा। अब वो के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो के स्थान पर अक आदेश हो जाएगा। सूत्र है आपका युवो रनाकऊ। इस सूत्र के द्वारा वो के स्थान पर अक आदेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति रहेगी, नी
और भू के स्थान पर अक हो गया तो नी प्लस अक हो गया, अक हो जाएगा। मनीष महोदय क्षम्यताम, आप कुछ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं क्या, क्योंकि आपका ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। महोदय अभी क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लैपटॉप मेरे जो मतलब जो नया लैपटॉप है ना वो चिंता मास्तु सर्विस होने के लिए गया है। कोपी न वार्ता अग्रे चलामः। तो एक अब तो नी के स्थान पर वृद्धि प्राप्त होगी। अब वृद्धि संज्ञा किस किसकी होती है? आ, आई, औ की। तो ई के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? आई होगी। ठीक है, अब आई हो जाने पर नी के आई हो गया। अब आई के स्थान पर एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा दोबारा अक। देखिए अक में क्या है? स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? अ, वर्ण क्या है? अ। तो अ को देख करके जो नी का जो आई था, जिसको नी के ई का इकार को वृद्धि होकर आई हो गया था, उसको क्या हो गया? आय आदेश हो गया। तो न प्लस आय प्लस अकह, तो क्या अक, तो क्या बन जाएगा? नायक। नायक बन गया आपका। इत्यादि, फिर सु इत्यादि विभक्ति हो जाएंगी क्योंकि कृत प्रत्यय लगा है। और जब एक बात और बतानी थी, जब भी कृत प्रत्यय होता है, जब भी धातु से कृत प्रत्यय लगता है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया सभी को? एक बार नहीं से समझ में आया। देखिए, धातु से जब भी आप तिंग प्रत्यय लगाएंगे तो आप पठती पठता पठंती बनेगा। ठीक है, जब आप धातु से क्या कहते हैं कृत प्रत्यय लगाएंगे तो पठती पठता पठंती नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा नायक, पावक, मंत्री इत्यादि, जैसे मंत्री या फिर नेता इत्यादि ऐसे शब्द बनेंगे। ऐसे शब्दों के बन जाने के बाद इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक संज्ञा मैंने बताया था कि सुप प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा से लगते हैं। किससे लगते हैं सुप प्रत्यय? प्रातिपदिक से। प्रातिपदिक से। तो जब इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो इन शब्दों से भी आपके सु इत्यादि प्रत्यय लगने लगेंगे। तो सु इत्यादि प्रत्यय लगने के बाद नायकः, नायकौ, नायकाः इत्यादि आपके शब्द बनने लगेंगे। जैसे राम शब्द होता है, ठीक है, तो राम शब्द ऐसे नहीं बन गया। राम कैसे बना? तो एक धातु है रमु क्रीडायाम। रमु क्रीडायाम धातु से जब हम घय प्रत्यय करते हैं, रमु क्रीडायाम धातु से जब हम घय प्रत्यय करते हैं तो घय प्रत्यय करने के बाद क्या करते हैं हम? घय प्रत्यय करने के बाद उसमें इत्यादि कुछ कार्य होते हैं, इत्यादि होने के बाद राम शब्द बनता है। तो जो हमने घय प्रत्यय किया है रमु क्रीडायाम धातु में, वो घय प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय है। देखिए आप, जो घय प्रत्यय आपका दिख रहा है वो घय प्रत्यय उसमें आपका तिंग के अंतर्गत आता है क्या? नहीं, तिंग में नहीं है। नहीं, तिंग में नहीं आता, पर धातु से लग रहा है। तिंग में नहीं आता है पर धातु से लग रहा है, इसका मतलब ये क्या, कौन सा प्रत्यय आपका? कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय होने के कारण अब कृत प्रत्यय लग गया रमु क्रीडायाम धातु में, तो इत्यादि जब कृत प्रत्यय लग गया तो दोनों के लगने के बाद में राम शब्द बन गया। अब राम शब्द से इत्यादि सु इत्यादि विभक्ति करनी है, तो जब भी एक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। क्या सूत्र है? कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा जब भी आप कृत प्रत्यय करेंगे तो कृत प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उस पूरे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार नायका इत्यादि बन गया। अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और जो सूत्र बचे हैं पूर्व कक्षा के उन सूत्रों को मैं बीच में स्मरण करा दूंगा। ठीक है, महोदय अब देखिए कृत तद्धित समास सस्ते, ये सूत्र नंबर क्या है इसका? सूत्र नंबर देख के बता दूंगा मैं आपको बाद में। ठीक है, धन्यवाद महोदय। हाँ, अब चलते हैं आगे। तो सूत्र अब दोबारा एक बार सार्वधातुक आर्धातुक आप लोगों को स्मरण हो चुका है। मैंने आपको पिछली कक्षा में सार्वधातुक और आर्धातुक के अपवाद सूत्र बताए थे। जैसे सार्वधातुक और आर्धातुक का अपवाद सूत्र क्या है? अचोणिति, किंगिचा, और किंगिचा का भी अपवाद और क्या कहते हैं दीधी वेबिटाम इत्यादि, ये क्या है? सार्वधातुक आर्धातुक के अपवाद हैं। ठीक है, सूत्र।
अब सार्वधातुक आर्धातुक के और अपवाद सूत्र पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इन सार्वधातुक और आर्धातुकों का ही अपवाद है। ये सूत्र क्या है आपका? क्या? उतो वृद्धिर लुकी हली। क्या सूत्र है? उतो वृद्धिर लुकी हली। कोई वो लिखने का वो नहीं हो रहा मेरे पास, इसलिए मैंने तो आपको लिख के दिखाता। तो सूत्र है उतो वृद्धिर लुकी हली। पेज नंबर, हाँ ठीक मिल गया, 230 पेज में। हाँ 230 पेज में। एक मिनट, मुझे एक मिनट समय देंगे। एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ना महोदय। हाँ आप दिख रही है? हाँ हाँ मुझे जी। दिखती। अब ये देखिए, सूत्र है हमारा उतो वृद्धिर लुकी हली। अब सभी को दिख रहा है? आप सभी को? हाँ दिख रहा है। अब ये देखिए सूत्र क्या कहता है। ये लिखा है सार्वधातुक आर्धातुक। इस सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि इसके अपवाद, इसके अब अपवाद आए हैं। उतो वृद्धिर लुकी हली, ठीक है। इस सूत्र को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक विकर्ण, आपको जो मैं पढ़ाए थे विकर्ण, वो आपको याद होने चाहिए। याद है आपको किस विकर्ण से कौन सा विकर्ण लगता है? देखिए, जिस चीज को मैं याद करने के लिए, समझने के लिए बोलूं, आप उस चीज को याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अदादि गण से कौन सा विकर्ण लगता है? कोई बता सकता है? अदादि गण से कोई भी व्यक्ति बताइए आप में से। शप लगता है पर लुक हो जाता है। हाँ, शप लगता है और उसका क्या होता है? शप का लुक हो लुक जाता हो है। जाता अब यहाँ पर लुक का महत्व है। क्या है? लुक का महत्व है। देखिए कह रहा है कि शप का लुक होने पर, शप का लुक होने पर। अब ये बताइए कि शप का लुक कहां पर होगा? शप का लुक कहां पर होगा? कोई बता सकता है आप में से? अंग में से होगा, अंग में से। जब अदादिगण की धातु होगी तो आपका शप का लुक हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जब आपकी अदादिगण की धातु होगी तो आपका शप का लुक हो पाएगा। देखिए मैंने बताया कि अदादिगण की धातु से शप प्रत्यय होता है और उसका लुक हो जाता है। और जब मैं पूछूंगा कि शप प्रत्यय का लुक कहाँ होगा, तो आपको क्या बोलना है? अदादिगण की धातु से। और अदादिगण की धातु से क्या होता है? तो शप का लुक होता है। दोनों एक ही हैं, पर उल्टी तरह से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। आपको समझ में आया सभी लोग को? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि शप का लुक होने पर, अब शप का लुक कहाँ होगा? तो बोलना है कि केवल अदादिगण में ही होगा। हरिओम। हाँ सम्यक् अस्ति अधुना। हाँ, तो अब इसी में जो जिस पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूं, आप सभी लोग उस पॉइंट को समझिए। मेरे कहने का मतलब, हरिओम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो एक मिनट, अब और अच्छे से दिख रहा होगा महोदय? जी जी। हाँ, तो देखिए मेन पॉइंट मेरे समझाने का जो है, पहले इस पॉइंट को समझिए। शब्द का लुक होने पर, कि शब्द का लुक कहाँ होता है, तो आप सभी को पता लग गया कि शब्द का लुक होता है अदादिगण में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि शब्द का लुक होने पर कुछ कार्य बता रहे हैं, तो शब्द का लुक मतलब अदादिगण में ही होगा। तो ये जो कार्य बता रहे हैं केवल अदादिगण के लिए ही बता रहे हैं। समझ में आया आपको? ये कह रहे हैं कि अदादि उकारांत धातु को वृद्धि होती है। क्या होता है? उकारांत धातु को वृद्धि होती है। कब होती है? हलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। कब होती है वृद्धि, बता सकते हैं? हलादिपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। अब आप इस चीज को समझिएगा कि
इन्होंने कहा वृद्धि होती है, कब होती है? उकारांत किसको होती है? उकारांत धातुओं को। तो मुख्य इस सूत्र का अर्थ बनता है कि अदादिगण की उकारांत धातुओं को वृद्धि होती है। केवल इतना समझ में आया सभी को? निकुंज महोदय जी 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 जी। एक बार आप बोलिए क्या है इस सूत्र मैंने बोला? उतो वृद्धिर लुकी हली, शब्द धातु का लुक, शब्द का लुक होने पर उकारांत धातु को वृद्धि होती है। हलादिपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अदादिगण में। हाँ। तो देखिए अब इसका मुख्य अर्थ क्या हो गया? अब इसको ले लेते हैं कि अदादिगण की जितनी भी उकारांत धातु हैं, ठीक है, तो अदादिगण में 10 उकारांत धातु, कितनी उकारांत धातु में? 10, ठीक है, उनको वृद्धि करनी है। उनको क्या करनी है? हमें वृद्धि करनी है। कब करनी है? तो हलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। अब ये देखिए, पहले ये बताइए पित्त प्रत्यय कितने होते हैं? 13। 13 होते हैं। और उनमें से हलादि पित्त के प्रत्यय कितने होते हैं? 6। 6। कितने होते हैं? 6। 6। हाँ जी। तो तीसीमी अब तू तसा। हाँ, तीसीमी तू तासा, बिल्कुल सही। तीसीमी तू तासा, यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर इन धातुओं को वृद्धि हो। अब वृद्धि उ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? औ। उ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी महोदय? औ। औ। हाँ, तो अब देखिए यू धातु है हमारी, क्या धातु है? यू। अब आप उदाहरण में देखिए, किताब आपको पुस्तक में दिख रहा होगा, यू धातु है और उससे लगाया हमने टी प्रत्यय लगाया। पहले हमने शप प्रत्यय लगाया, शप विकरण, और शप विकरण लगाने के बाद हमने उसका क्या कर दिया? लुक कर दिया। लुक करके, हाँ। लुक मतलब दिखता लुक, नहीं है, दिखता नहीं है, लोप लोप हो गया। लोप हो गया। लुक मतलब आप लोप ही समझिए, ठीक है? लुक मतलब लोप ही है, क्योंकि लोपो बरवली सूत्र से। नहीं नहीं नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः, प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः, ये कहता है कि प्रत्यय के लोप हो जाने की लुक्ष्लु लुप संज्ञा होती है। तो जिस प्रकार आप लोप शब्द कहते हैं ना, तो लोप के पर्यायवाची शब्द है ये। जैसे समझ में आया आपको? कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जल, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, ठीक है, पर लेकिन है तो जल ही ना, पर उसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार लोप को आप सब लोग जानते हैं, लोप किसे कहते हैं? हरिओम। हाँ जी सर। दर्शनम लोप। तो आप लोप किसको जानती हैं? अदर्शनम लोपः। तो ये उसी को बता रहे हैं कि उसी को बता रहे हैं कि लोप की संज्ञा है। दूसरी संज्ञा क्या है? लुक हो सकती है, अथवा श्लू हो सकती है, अथवा लुप हो सकती है। तो लोप का जो कार्य होता है वही इसका कार्य है, बस एक अलग नाम दिया गया है हमें, ठीक है? तो ये मान लीजिए शब्द का हमने क्या कर दिया? लुक कर दिया। शब्द का लुक होने मतलब अदर्शनम, दिखेगा नहीं अब वो हमें। अब u प्लस टी हो गया, इस स्थिति में क्या होगा? अब सबसे पहले अब मुख्य अर्थ को समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले सार्वधातुक आर्ध धातु की ओर से गुण प्राप्त था कि नहीं था? बताइए। आपको याद है कि नहीं? क्या प्राप्त था? किस कारण से प्राप्त था? इंगित, इंगित है इसीलिए। इंगित नहीं, इंगित, इंगित क्या? तिंग इगंत अंग। सार्वधातुक प्रत्यय पड़े होने पर। आप देखिए u प्लस टी ये स्थिति है, ठीक है आपकी। तो यहाँ पर u आपका उकारांत अंग है कि नहीं है? जी, इगंत, उ आपका इगंत अंग में आता है ना? हाँ, इगंत अंग। हाँ, अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सार्वधातुक प्रत्यय बैठा है। तो हमने पूर्व कक्षा में जब हमने सब कुछ पढ़ लिया था, हमें पढ़ने के बाद पता लगा कि केवल सार्वधातुक आर्धधातुक के सूत्र के द्वारा केवल पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही गुण होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? आप सभी को ध्यान होगा जी जी। कि केवल हमने ये अर्थ निकाला था कि केवल पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही गुण होगा। अपित प्रत्यय परे होने मतलब अपित प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किंगित इच्छा सूत्र के द्वारा कित कित प्रत्ययों का निषेध हो जाता है। और अब कहें कि वो तो अपित प्रत्यय किंगित है नहीं, तो सूत्र बताया था हमने सार्वधातुकम अपित।
इस सूत्र के द्वारा आपका गित अपित प्रत्यय क्या हो जाते हैं, गितवत हो जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको समझाया गया था पूर्व कक्षा में। अब देखिए यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक की ओर से यू है और ती है, तो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक की ओर से यू के ऊ को क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था। ठीक है, सारी स्थिति घट रही है, पर तुरंत सूत्र आ गया, क्या आ गया, उतो वृद्धिर लुकी हली। इस सूत्र ने कहा आकर कि अदादिगण की जो उकारांत धातु है उनको गुण वृद्धि होगी, कब होगी, पित्त सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर। समझ में आया महोदय आपको? जी। तो अब यहाँ पर ऊ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, ये बताइए। औ औ होगी, तो क्या बनेगा आपका, यौती। यौती। अब ये देखिए, केवल ये हलादि पित्त में ही वृद्धि करेगा। केवल कहाँ करेगा, हलादि। हलादि हलादि पित्त पित्त। में। तो हलादि पित्त अर्थात ती सी मी तू त स, इनमें ही वृद्धि करेगा। तो इनमें वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यौती, यौशी, यौमी, यौतु, अयौत और अयौहु। ठीक है, अब ये इनमें कुछ आप लोगों को महोदय यहाँ पर नहीं समझ रहे, विकर्ण है नहीं यहाँ पर तो। जी, युगल किशोर महोदय क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ यहाँ विकर्ण तो है ही नहीं, तो मतलब कैसे वृद्धि हो रही है? विकर्ण का तो हमने लुप्त कर दिया ना, विकर्ण का अच्छा, तो हमने सूत्र लुप्त से। कर दिया। तो तो ये यौती सूत्र में के क्या, हिसाब से हो रहा। हाँ, तो अब एक आप लोग इसमें देखिए, आप लोगों को हली बोला है ना, हली सूत्र में हली, तो हली मतलब क्या है आपका, हली मतलब आपका क्या है, हली में सप्तमी विभक्ति है आपकी, हली में आपकी सप्तमी विभक्ति है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि हल परे होने पर यह अर्थ बनता है आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? जी। क्या निकुंज महोदय, मेरे को ये नहीं क्या ठीक कहते है। हैं, लैपटॉप पे वो कर सकते हैं को होस्ट? आपको कोस्ट करूं क्या, क्या नाम से है? लैपटॉप पर है मेरा, मनीष शर्मा के नाम से ही होगा। एक एक मिनट। मिनट, थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। मनीष शर्मा 2 के नाम से होगा। एक मिनट सर। और जिनको भी क्वेश्चन है कृपया लिख के रखिए, अंत में पूछिए, बीच में ना पूछिएगा। एक दिक्कत ये आती है ना कि साक्षात पढ़ाने में और ये लैपटॉप पे पढ़ाने में ना अंतर पड़ जाता है। एक तो ये है, महोदय कर दीजिए को होस्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही महोदय, निकुंज महोदय। कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा तो बता दीजिए। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है निकुंज महोदय। निकुंज महोदय नहीं कर पाएंगे, सुशील जी को करना पड़ेगा, क्योंकि निकुंज महोदय को होस्ट है, होस्ट कर अच्छा, पाएंगे। तो ठीक तो है, आप करिए, मैं ट्राई करता हूँ उनको। जी, तो यहाँ पर अब आगे सूत्र, अब ये सूत्र आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का एक बार फिर से मैं अर्थ बताता हूँ, और इस बार कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। इस सूत्र का अर्थ है कि अदादि, आपको केवल इतना मात्र समझना है कि यदि अदादिगण में 10 धातु हैं, कितनी धातु अदादिगण में, 10 धातु हैं, उन 10 धातुओं को उन 10 धातुओं को क्या होता है, उन 10 धातुओं को वृद्धि होती है। उन 10 धातुओं को क्या होती है, वृद्धि होती है, केवल हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर। केवल कहाँ होती है, हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर। अब हलादि पित्त प्रत्यय कौन से होते हैं, तो हलादि पित्त प्रत्यय होते हैं आपके ती सी मी तू त स। ये 6 प्रत्यय आपके कैसे होते हैं, आपके
हलादी होते हैं। ठीक है, तो आपको इन 10 गणों की धातुओं में आपको क्या करना है, ये देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 10 की 10 धातु आपकी क्या है, उकारांत रहेंगी, जी और आपको जब इनको वृद्धि करनी होगी तो आप इनको वृद्धि में औ करेंगी। ऊ को वृद्धि क्या होती है, औ होती है। अब कब करनी है, तो तीमी तीसी मी तू तासा के प्रत्यय के बाद में होने पर इतना करना है। ठीक है, ये जी। सूत्र आप केवल इतना समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र आता है एक ऊर्णोत्तर विभाषा। ठीक है, अब इस ऊर्णोत्तर विभाषा को समझते हैं। अब विभाषा मतलब समझिए, विभाषा मतलब होता है कि कोई भी कार्य को 2 बार करना। ठीक है ना, कोई भी कार्य को विकल्प से करना, विभाषा मतलब कहता है विकल्प से करना। अब एक बार विकल्प पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी आप लोग इस शब्द का पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको समझाता हूं मैं कि विकल्प किसे कहते हैं। जो कार्य हो रहा है, एक पक्ष में वो कार्य होगा और एक पक्ष में वह कार्य नहीं होगा, एक पक्ष में वह कार्य नहीं होगा। समझ में आया आपको इतना? हम जी जी जब भी कोई विकल्प करते हैं तो हम 2 पक्ष बनाते हैं। तो एक पक्ष में कार्य होता है जो कार्य करने के लिए कह रहे हैं, और एक पक्ष में जो कार्य करने के लिए मतलब कह रहे हैं वो कार्य नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको निकुंज महोदय? जी सर, एक्चुअली मैं उसी में बिजी था जरा, सॉरी सॉरी। हाँ, तो संचिता जी आपको समझ में आया? जी जैसे कि अब मैं जो कार्य बोलूंगा उस कार्य को विकल्प करने के लिए कह रहे हैं, उस कार्य को कैसे करने के लिए कह रहे हैं, विकल्प करने के लिए कह रहे हैं। मतलब कि उस कार्य को कह रहे हैं कि एक बार उस कार्य को करो और एक बार उस कार्य को मत करो। ठीक है, समझ में आया? जी एक बार उस कार्य को करो और एक बार उस कार्य को मत करो। अब कहते हैं कि जब उस कार्य को मत करो, अब जब उस कार्य को मत करो तो क्या करेंगे, तो जो प्राप्त है उसको करना है, जो प्राप्त है उसको करना है। अब इसको उदाहरण से समझिए। देखिए ऊर्णु धातु है आपकी, क्या है, ऊर्णु धातु, और दिख रहा होगा ती प्रत्यय आपको। ठीक है, जी अब आप ये ऊर्णु धातु में आपको बता देता हूं, ये ऊर्णु धातु आपकी अदादि गण की है। किस गण की है? अदादी अब अदादि गण के अंदर जो 10 धातु हैं, अदादि गण के अंदर जो 10 धातु हैं, उन 10 धातुओं के अंदर एक ऊर्णु धातु भी आपकी आती है। ठीक है, जी अब देखिए कि ये ऊर्णु 10 धातुओं के अंतर्गत आ गई, तो इसको क्या प्राप्त था, ये उतो वृद्धिर लुकी हली, इस सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त थी। ठीक ही नहीं थी? जी कि हमने पूर्व सूत्र हमने पढ़ा कि अदादि गण की 10 धातुओं को वृद्धि होती है हलादि पित्त प्रत्यय के परे होने पर। जी तो इस ऊर्णु धातु भी उन 10 धातुओं के अंतर्गत आती है, तो इसको भी क्या वृद्धि प्राप्त थी, कब, हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र ने कह दिया कि आप वृद्धि करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस धातु को आप वृद्धि करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर विकल्प से करो। क्या करो आप? विकल्प से करो, मतलब एक पक्ष में करो वृद्धि। अब जब हमने एक पक्ष में करी तो क्या बन गया, ऊ के स्थान पर औ हो गया, तो ऊर्णौति बन गया आपका। क्या बन गया? ऊर्णौति। अब कह रहे हैं दूसरे पक्ष विकल्प से करने के लिए कह रहे हो, मतलब कि दूसरे पक्ष में उस कार्य को, इसका जो आप वृद्धि कार्य करने को कह रहे हैं, ये वृद्धि कार्य नहीं होगा, दूसरे पक्ष में वृद्धि कार्य नहीं होगा। तो क्या होगा, तो कह रहे हैं कि जो पहले प्राप्त था वो होगा, जो पहले प्राप्त था वह होगा। तो ऊर्णु धातु को पहले क्या प्राप्त था? ऊ अधिक अ गुण ऊर्णु धातु, सार्वधातुकार्धधातुकयोः से गुण। हाँ, ऊर्णु धातु को सार्वधातुक आर्ध धातु की वजह से पहले गुण प्राप्त था। ठीक है, और गुण प्राप्त था, उसके बाद उतो वृद्धि लुकी हली ने आकर वृद्धि करने के लिए कहा। ठीक है, सबसे पहले क्या प्राप्त था, सार्वधातुक आर्ध धातु की वजह से गुण प्राप्त था, उसके बाद उतो वृद्धि लुकी हली से वृद्धि प्राप्त करने के लिए कहा गया। फिर ऊर्णोत्तर विभाषा ने कहा कि आप वृद्धि करो पर विकल्प से करो, वृद्धि करो पर विकल्प से करो, मतलब कि एक पक्ष में वृद्धि करो और एक पक्ष में मत करो, गुण करो। एक पक्ष में मत करो। तो
अगर अब कहते हैं कि दूसरे पक्ष में नहीं करेंगे तो क्या करें, तो कह रहे हैं पहले जो प्राप्त था वो करो। तो पहले क्या प्राप्त था, गुण प्राप्त था, तो गुण कर दिया। मतलब कि पूरा अर्थ ये में निकलता है कि ऊर्णु धातु को क्या होता है, हलादि प्रत्यय परे होने पर एक बार एक पक्ष में गुण होता है और एक पक्ष में वृद्धि होती है। तो इसके दो रूप बनते हैं, इसके क्या बनते हैं, दो रूप बनते हैं, ऊर्णोति और ऊर्णौति। ऊर्णोषि ऊर्णौषि, ऊर्णोमि ऊर्णौमि और ऊर्णोतु और ऊर्णौतु। समझ में आया आपको सभी को? अब इस धातु के लिए एक और विशेष कार्य बता रहे हैं कि ऊर्णु धातु को गुण होता है, ऊर्णु धातु को गुण होता है अपृक्त प्रत्यय परे होने पर। अब आपको तो किसी को पता है क्या अपृक्त प्रत्यय किसे कहते हैं? नहीं। अब ये एकाल जो शब्द, हाँ बिल्कुल सही, अपृक्त एकाल प्रत्यय। अब आपको ये समझाना है मेरे को कि अपृक्त प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये शब्द आप देखिए, जब जब आपको नए नए शब्द मिलेंगे तो तब मैं आपको उन शब्दों को, नए नए शब्दों को बताऊंगा, तो आपको धीरे धीरे व्याकरण के शब्दों का ज्ञान होने लगेगा, ठीक है? अपृक्त माने होता है, सबसे पहले अपृक्त कर संज्ञा करने वाला सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय, ठीक है? खैर इतना वो तो नहीं, पर लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा सकता हूँ। सूत्र है आपका, एक मिनट, सूत्र आप अपृक्त लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है? अपृक्त एकाल प्रत्यय। लिख लिया आप सभी लोगों ने? जी। तो ये अपृक्त एकाल प्रत्यय। अब देखिए, हाँ, तो ये अपृक्त एकाल प्रत्यय का अब इसका अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं एक अल प्रत्यय अपृक्त कहलाता है, एक अल प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। आप सभी लोग एक बार अपने मन में बोलिए, एक अल प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। अब एक तो आप समझते हो, 1 2 3 समझते हैं ना, एक। अब अल समझते हैं क्या? अल स्वर व्यंजन दोनों ही आ जाएगा। हाँ, सारे स्वर सारी व्यंजन। हाँ, अल प्रत्याहार में सारे व्यंजन और स्वर आ जाते हैं आपके। तो अल प्रत्याहार में आपके सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये कहना ये चाहते हैं कि ऐसा प्रत्यय हो जिसमें केवल मात्र एक ही अल हो, ऐसा प्रत्यय हो जिसमें मात्र केवल एक ही अल हो। अल मतलब या तो स्वर हो अथवा एक व्यंजन हो, तो वो प्रत्यय आपका क्या कहलाएगा? अपृक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अपृक्त। अब देखिए एक बार आपका जो आपने पढ़ा, आपने जो ये क्या कहते हैं, आपने ये पढ़े थे अभी ये टी सीमी तूता सा, टी, ठीक है, सी मी तू त सा, इनमें से कौन सा प्रत्यय आपका एकाल है, ये बताइए? ता और सा, ठीक, समझ में आया आपको? ता और सा प्रत्यय आपका एक अल वाला है, तो एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। क्या समझ में आया आपको? एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। हाँ जी। तो अपृक्त आपसे कोई भी पूछे तो आप बोलना है अपृक्त, सूत्र में ही पूरा अर्थ है, अपृक्त एक अल प्रत्यय। तो एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है, ठीक है? समझ में आया? तो तीसी मी तूतासा में से ये जो ता और सा, ये आपके अपृक्त हैं। क्या है? अपृक्त है कि नहीं है? जी। क्योंकि इनमें केवल एक ही अल है, ठीक है? अब सूत्र एक बार चलते हैं आपके पूर्व सूत्र पे। स में स और अ नहीं है क्या? जी नहीं, सा में आ नहीं है, हलंत ता और है। सा में, हाँ, हलंत लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि
क्षम्यता मनीष जी, हाँ जी, आप को होस्ट हो गए मनीष शर्मा 2 में, तो आप यूज कर सकते हैं लैपटॉप। जी सर, ठीक है सर। अभी अब वैसे ये स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा है हाँ, आ जो रहा मैं है। जी आपको दिखा रहा था? वैसे आ रहा है। स्पष्ट है। आज इसे कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसमें खोलने में भी टाइम लग जाएगा। हाँ, तो अब देखिए, ये कह रहा है अपिक्त प्रत्यय परे होने पर। अब बताइए, अब क्या अर्थ बना कि ऐसा प्रत्यय बाद में हो जिसमें एक ही अल है, एक ही अल है, ऐसा प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्यय कौन से होंगे आपके? केवल ता ता, और सा। और सा। तो कह रहा है कि ऊर्णु धातु को गुण होगा, होता है, ऊर्णु धातु को गुण होता है अपिक्त प्रत्यय परे होने पर, मतलब ता और सा के परे होने पर। ठीक है, ता और सा के परे होने पर। तो ता और मतलब कि ऊर्णु धातु को हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर क्या था? वृद्धि और गुण दो प्राप्त थे। हलादि प्रत्यय परे, हलादि पित्त प्रत्यय परे होने पर ऊर्णु धातु को गुण और वृद्धि दोनों प्राप्त थे। अब इस सूत्र ने क्या कह दिया कि उन हलादि पित्त प्रत्ययों में से भी जो अपिक्त है, उनके प्रत्यय, उन प्रत्ययों के परे होने पर ऊर्णु धातु केवल गुण होगा। क्या होगा? केवल गुण होगा। अब मतलब वृद्धि नहीं होगी। तो देखिए, ये सूत्र जो है, उतो वृद्धि लुकी हली किसका अपवाद है? सार्वधातुक आर्धातुक होगा। ठीक है, और उतो वृद्धि लुकी हली का अपवाद है ऊर्णोत्तर विभाषा, और ऊर्णोत्तर विभाषा का अपवाद है गुणो प्रत्यय। प्रत्यय। समझ में आया आप सभी को? मतलब कि एक व्यक्ति ने जैसे कहा कि, जैसे उदाहरण के तौर पे समझे लोक में, कि 10 लड़के हैं, 10 बच्चे हैं, और उन 10 बच्चों को कहा कि तुम 10 बच्चों ये काम करो। ठीक है, तुम 10 बच्चों को इन 6 घरों में जाकर ये कार्य करना है। ठीक है, अब उनमें से एक लड़के को कहा कि तुमको दोनों इन 6 घरों में जाकर 2 कार्य करने हैं। क्या करने हैं? 2 कार्य करने हैं। 10, फिर से समझिएगा दोबारा, 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को कहा कि आपको इन 6 घरों में जाकर यह एक कार्य करना है। उन 10 बच्चों में से एक बच्चे को बोला तुमको इन 6 घरों में जाकर 2 कार्य करने हैं। ठीक है, पहले ये कहा, फिर आगे जाके फिर दोबारा कहा कि उन 6 में से भी जो अपिक्त है, मतलब कि उन 6 में से भी जो 2 घर हैं, उनमें आपको 2 कार्य नहीं करने हैं, केवल एक-एक ही कार्य करना है, और वो भी कौन सा कार्य करना है वो बता दिया। तो जैसे उसी प्रकार ऊर्णु धातु, ऊर्णु उतो वृद्धि लुकी हली, इस सूत्र के द्वारा 6 प्रत्यय, हलादि पित्त प्रत्यय कितने हैं? 6। उन 6 प्रत्ययों के बाद में होने पर इस उकारांत धातु को क्या था? वृद्धि प्राप्त थी। ठीक है, अब उन 10 धातुओं के अंदर ऊर्णु धातु भी आती है, तो उन्होंने कहा, फिर दूसरा सूत्र आया ऊर्णोत्तर विभाषा। इसने कहा कि ऊर्णु धातु को विकल्प से वृद्धि होती है। ठीक है, हलादि पित्त वो 6 प्रत्यय बाद में हो तभी हो। तो 10 धातुओं में से 9 को तो बोला कि तुमको वृद्धि होती है, पर एक जो 10वीं धातु आई ऊर्णु धातु, उसको कहा कि तुम दो बार करोगे, मतलब तुम गुण भी करोगे और वृद्धि भी करोगे। कब करोगे? 6 प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, फिर और विशेष सूत्र आया गुणो प्रत्यय। क्या सूत्र आया? गुणो प्रत्यय। इसने कहा कि ऊर्णु धातु को केवल गुण होगा। कहां होगा? अपिक्त प्रत्यय परे होने पर। मतलब कि उन 6 में से भी जो 2 प्रत्यय हैं उसमें से केवल गुण होगा। तो आपको साक्षात देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ऊर्णु धातु है, तो ऊर्णु धातु को वृद्धि प्राप्त हुई। कब हुई? ती, सी, मी, तू, और देखिए ता और सा के परे होने पर, इन 6 के प्रत्ययों के परे होने पर इसका हुआ, इसे गुण और वृद्धि दोनों प्राप्त हुई। किसके द्वारा? ऊर्णोत्तर विभाषा, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, बाद में फिर सूत्र बना दिया गुणो प्रत्यय। इसने कहा कि ऊर्णु धातु को अपिक्त प्रत्यय परे होने पर केवल गुण ही होगा। तो उन 6 में से भी जो 2 प्रत्यय हैं आपके अपिक्त वाले, उन प्रत्यय के परे होने पर जो ऊर्णोत्तर विभाषा सूत्र के द्वारा जो विकल्प से गुण और वृद्धि प्राप्त था, तो उसको रोक करके कहा कि केवल यहाँ पर वृद्धि, आपको वृद्धि नहीं करनी है, केवल आपको क्या करना है? गुण करना है। ठीक है,
समझ में आया? अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। सूत्र आया आपका भूसुवोस टिंगी। महोदय यहाँ आ क्यों जोड़ दिया है? आ उर्नुत। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप लोगों को अगर आप लोग सभी लोग, चलिए आप लोग सभी लोग को समझाता हूं। एक सूत्र है लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। तो इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले आपको मोटा मोटा समझाता हूं, ठीक है ना? तो मोटा मोटा इस सूत्र का अर्थ ये है कि लुंग लंग और लिंग, लुंग लंग रिंग रिंग, इन प्रत्ययों के परे होने पर, इन लकारों के परे होने पर, जब आप इनसे लंग लकार मतलब इन, तो आपको क्या करना है? अट का आगम करना है। मैं आपको एक बार दिखा के समझाता हूं, केवल आप लंग में समझिएगा, ठीक है? देखिए आपका लंग, आपने जैसे आप उरुनु धातु, सबसे पहले आप लेते हैं पठ धातु ले लीजिए, ठीक है? पठ धातु है और पठ धातु के बाद क्या हुआ? शप, मतलब शप में भी क्या बचेगा आपका? अ प्लस ती, ठीक है? अब देखिए, अब आपको क्या हुआ इसमें? आप अब ये जो, सॉरी ती नहीं, यहाँ पर ती की जगह क्या होगा? लंग लकार आएगा। कौन सा लकार आएगा? लंग लकार। तो लंग लकार का पहला प्रत्यय कौन सा है? त, ठीक है? अब इस त से आपको पता लग रहा है कि ये त प्रत्यय लंग लकार का है, ठीक है? तो सूत्र का अर्थ समझिए। लंग लकार के बाद में होने पर धातु से, धातु को क्या होता है? अट का आगम होता है। धातु को क्या होता है? अट का आगम होता है। तो अट एक शब्द है, अट, ठीक है? आपको इसका आगम करना है, तो इसमें ट की संज्ञा हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को आद्यंत तो टकी तो सूत्र पढ़ाया दिया क्या? हाँ पढ़ा दिया है। अरे पढ़ा दिया? बताया था ना एक दिन। अच्छा तो देखिए, बताया था और पढ़ाया था में पिछली फर्क कक्षा में होता शुरुआत। चलिए मैं फिर से बता देता हूं। यदि आप केवल इतना समझ लीजिए, अभी आद्यंत तो टकी तो की चर्चा नहीं करते हैं, केवल इतना समझ लेते हैं कि लंग लकार के परे होने पर क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा गौर से। लंग लकार के परे होने पर धातु से, अगर धातु हलादी है, धातु कैसी है आपकी? हलादी, तो उसके पूर्व में अ आकर बैठेगा। क्या बैठेगा? अ आकर के बैठेगा। तो अ जोड़ देंगे, ठीक है? और फिर पूरा जोड़ दीजिए, तो आपका बन जाएगा आपका अपठत। अपठत बन जाएगा, ठीक है? अपठत आपका बन जाएगा। तो आपको संचिता जी एक बार बताइए, मैंने क्या बोला? हलादी धातु अगर है तो लंग लकार करते समय अ आके बैठ जाएगा उसके सामने। हाँ बिल्कुल सही आपने। तो अब इसको व्याकरण पढ़ने वाला व्यक्ति दो प्रकार से बताएगा। पहले शर्त बताएगा कि क्या शर्त घटनी चाहिए। व्याकरण पढ़ने, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं सभी लोग, आपको पहले शर्त बतानी चाहिए कि क्या शर्त होगी तब कार्य होगा। तो शर्त क्या है इसकी? लंग लकार के परे होने पर हलादी धातुओं को, या ये कहते हैं हलादी धातुओं के पूर्व में आ आकर के बैठता है, ठीक है? तो बैठाने वाला कार्य जो आप कार्य करोगे उसको पहले बताने से पहले किस कारण करोगे पहले ये बताइए। तो क्या कारण क्या है आपका? कि लंग लकार बाद में हो और हलादी धातु हो, तो उसके पूर्व में आपको क्या बिठाना है? अ। पता लग गया? जी जी। अब इसका सूत्र क्या है? जी सूत्र क्या है इसका? लंग लकार के परे होने पर धातु यदि हलादी हो तो सिर्फ केवल लंग लकार नहीं है, लुंग लंग लिंग लिंग षडुदात्तः धातु। षडुदात्तः, ठीक है? अच्छा जी। महोदय यहाँ तो उर्नु हलादी नहीं है ना, हलादी धातु नहीं है, ये तो आजादी है। महोदय बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि
हलादी धातु होगी तो आपको क्या होगा, आ आके बैठेगा। और यदि धातु आपकी आजादी होगी, क्या होगी आपकी धातु, आजादी। यदि धातु आपकी आजादी होगी तो उसके पूर्व में बैठेगा आपके आके आ, ठीक है। जैसे आपकी उर्नु धातु है, ठीक है, और उर्नु धातु के बाद में हमने बिठाया ये त, तो लंग लकार पर में है, ठीक है, और लंग लकार के पर में होने पर उर्नु धातु आपकी कैसी है, आपकी आजादी, ठीक है। तो इसको क्या, इससे पूर्व में आके क्या बैठेगा, आ बैठेगा आके। समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया महोदय? हाँ महोदय। कि यदि धातु लंग लकार के परे होने पर यदि धातु आपकी हलादी है तो आ आके बैठेगा, और यदि आजादी है तो आ आकर बैठेगा, ठीक है। और अभी आ और ऊ, अब देखिए, अब आपको जब इतना आप समझ ही रहे हैं तो आपको एक और चीज समझा देता हूं। ये देखिए आ और ऊ है, केवल मैं अभी आपको ऐसे सामान्य समझा रहा हूं, सूत्रों के द्वारा मैं आपको, जब मेरा लैपटॉप कल आ जाएगा सहयोग के, तो अगली कक्षा में मैं आपको सूत्रों के द्वारा सूत्र, या फिर जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको सूत्रों के द्वारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक बार, मैं चाहता हूं कि भरत महोदय जी मेरे को दोनों अर्थ बताएं जो मैंने बताया अभी आपको। हाँ, अगर हलादी धातु है आदि में तो उसको पूरा अट का आगम होता है, इसलिए अ लगता है। अगर हाँ। आजादी धातु है तो पूर्व में आ बैठेगा। हाँ जी, अट और आठ, ठीक है, अट और आठ दोनों में ट की संज्ञा हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब आजादी धातु हुई तो अब देखिए आ और ऊ दो स्वर मिल रहे हैं ना एक साथ, हाँ, तो वृद्धि हो जाएगी। तो संधि होनी चाहिए, संधि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये बताइए पहले, कौन सी संधि होनी चाहिए यहाँ पर? वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि आ के सामने वृद्धि रेची है ना, गुण हो गई, गुण संधि, वृद्धि रेची से नहीं 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 नहीं, वृद्धि नहीं, रेची आ और ई से गुण संधि होगी। हाँ, गुण संधि होगी यहाँ पर। आपको अच्छा। मैंने सूत्र पढ़ाया था, आद गुण, हाँ, आद गुना, करेक्ट, आद गुना से गुण संधि होगी। हाँ, तो अभी आप सब लोगों ने गुण संधि बोली। अभी मैं भरत महोदय जी की बात पे ही जाऊंगा मैं दोबारा, वृद्धि करने के लिए, और पहले गुण को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है ना। क्यों? क्योंकि अवर्ण से ई उ रिलरी पर में है कि नहीं है? तो ऊपर में उ ई उ रिलरी के अंतर्गत आता है, इसलिए आ से अवर्ण एक प्रत्याहार बाद में, तो दोनों के स्थान पर गुण होना चाहिए था। दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए था? गुण होना चाहिए था। पर सूत्र एक आता है आटश्च। सूत्र क्या है आपका? सॉरी, सूत्र है आटश्च। एक सूत्र आएगा जब आप पढ़ेंगे, वो कहता है, वो सूत्र आकर सामान्य समझिए कि वो सूत्र कहेगा कि 8 से 8 और 8 के बाद में कोई स्वर हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। अब इन पहले क्या प्राप्त था? पहले गुण प्राप्त था। अब उस गुण को किसने बांध दिया? आटश्च। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि क्या होगी? वृद्धि क्या होगी बताइए आप? औ। आ और उ के स्थान पर वृद्धि होगी आपकी, क्या होगी? औ, ठीक है। तो वृद्धि हो जाएगी आपकी औ। तो समझ में आया आपको? अब ता प्रत्यय बाद में है, अप्रयुक्त प्रत्यय बाद में है, तो उरुण के उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण होकर क्या हो जाएगा आपका? गुण होकर नो बन जाएगा। तो आपका जो बनेगा औरुनोत बनेगा शब्द। अब समझ में आया आपको? ये देखिए, गुणों प्रत्यय समझ में, देखिए दिख रही है आपको स्थिति गुणों प्रत्यय की? गुणों प्रत्यय सूत्र के द्वारा आ था और उरुनु था। क्या हुआ आपको समझ में आया? उरुनु धातु धातु आपकी आजादी है, इस कारण से क्या हो गया? आ आके पूर्व में बैठ गया, और उन दोनों में क्या होगी? आटश्च। इस सूत्र के द्वारा वृद्धि होगी, तो और औ बन गया, और जो नु का उरुनु का जो उ था उसको गुणों प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा गुण हो गया, तो औरुनोत शब्द आपका बन गया। समझ में आया आप सभी को?
और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि इस कक्षा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास भी वो नहीं है। तो आगे चले, अभी समय हो तो। अग्रे चलो तो। हाँ, तो ये जो सूत्र है आपका भूसुवोस्तिंगी, इस सूत्र को छोड़ दीजिए, ठीक है, उस सूत्र को छोड़ दीजिए। तो कह सकते हैं ठीक है, इस सूत्र को छोड़ दीजिए। अब सूत्र आपका पूरा वो सूत्र आया जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अचोनिति सूत्र। क्या कहता है? ये तथा ऋणित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है। तो ठीक है, अब पुनः दोबारा बताता हूं। द्रु धातु है आपकी, और द्रु धातु से ऋणुल प्रत्यय आया, तो ऋणुल प्रत्यय में क्या इत्संग क्या बचेगा? केवल बताइए कोई। वो बचेगा, अक बचेगा, अक नहीं, अच्छा, ऋणुल में अक बचेगा। वो बचेगा महोदय, वो बचेगा, वो बचेगा, वो बचेगा, वो बचेगा। वो ऋणुल प्रत्यय का अक शेष रहता है। देखिए मैं बताता हूं। हाँ, प्रत्यय है आपका ऋणुल, इस प्रकार है, ठीक है। तो लाकित संज्ञा हो जाएगी आपकी लशक्व तद्धिते, ओ सॉरी, लाकित संज्ञा हो गया आपकी हलंत्यम, हलंत्यम से, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, हलंत्यम से लाकित संज्ञा हो जाएगी। अब बचा ना, तो ना की होगी आदित संज्ञा चुटू से, क्योंकि ये ऋणुल क्या है, हमारा प्रत्यय है, और चुटू क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि, मतलब प्रत्यय का पहला वर्ड यदि चवर्ग में आता है अथवा टवर्ग में आता है तो उसकी संज्ञा होती है। तो ये किस में आता है? चवर्ग में आता है, टवर्ग में आता है? टवर्ग में आता है। टवर्ग में, हाँ जी, टवर्ग में आता है, इसलिए टाकित संज्ञा ऋणुल चुटू सूत्र के द्वारा ऋणाकित संज्ञा हो जाएगी। टवर्ग में, हाँ जी, टवर्ग में आता है। तो अब केवल मात्र बचा आपका वो, तो ना तो ऊ बचा ना अक बचा, केवल क्या बचा? वो। अब सूत्र मैंने पढ़ाया था, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, युवोरनाको, ठीक है। उस सूत्र ने आकर कहा था कि यू के स्थान पर अन, सॉरी हलंत नहीं होगा, यू के स्थान पर अन और वू के स्थान पर अक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो वू था, उस वू के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? युवो रनाकऊ, इस सूत्र के द्वारा अक हो गया। तो अब देखिए, आपकी धातु थी, आपकी क्या थी? द्रु, धातु थी आपकी द्रु, ठीक है। और बाद में कौन सा नुल प्रत्यय था? नुल का बचा वू, ठीक है, वू बचा, और वू के स्थान पर क्या कर दिया हमने? अक। किस सूत्र के द्वारा किया अक हमने? युवोरनाको, हाँ बिल्कुल सही। अब ये देखिए कि ये जो अक प्रत्यय है, ये हमारा कैसा ऋणित है? क्या ऋणित नहीं है? ऋणकार की संज्ञा नहीं हुई थी इसमें? जी हुई थी, जी, ना की संज्ञा हुई थी ना, तो ना की संज्ञा होने के कारण ये हमारा क्या है? ऋणित है। ना की इत संज्ञा होगी तो क्या कहलाएगा? ऋणित। तो सूत्र का अर्थ देखिए क्या है, क्या कह रहा है सूत्र? यित यित तथा णित प्रत्यय परे होने पर, यित तथा णित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है। तो ये देखिए कि ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका जो ध्रुव है, ध्रुव में जो ऊ है, ये आपका अजंत है। अजंत माने अच के अंतर्गत आता है, स्वर के अंतर्गत। तो इसको वृद्धि होने के लिए कह रहा है। कब कह रहा है? नित प्रत्यय बाद में, तो यहाँ पर नित प्रत्यय है ना, नित प्रत्यय है, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। वृद्धि होकर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। हाँ, तो हमने ऊ के स्थान पर कर दिया, हमने औ कर दिया हमने।
हाँ, एक मिनट। तो द्रव बन गया आपका, क्या बन गया आपका? द्रव। और अब आप बताइए क्या होगा, कोई बता सकते हैं? एचो यवा यावा से आओ। एचो यवा यावा से क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो स्वर मिल गए, नहीं मिल गए? औ मिल गया और अ मिल गया। तो पूर्व में औ मिला है, ए ओ ऐ औ मिले जब भी पूर्व में, तो आपको क्या करना है? एचो यवा यावा से अब ऐ अब आव आदेश कर देना। तो यहाँ पर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका द्र आपका हलंत रहेगा और औ के स्थान पर हो गया आव, ठीक है, प्लस अक। तो क्या बन गया? द्रावकः। क्या बन गया आपका? द्रावकः। इसी प्रकार पू धातु से पू होगा, तो पू को क्या करना है? पू को वृद्धि करी और वृद्धि करने वाला उसको आव कर दिया। पू, पौ, पाव, पावकः। अब देखिए नायकः बनाते हैं, नायका बनाते हैं। चलिए, नी धातु है आपकी, कौन सा धातु है? नी धातु है, और नी धातु से हमने नुल प्रत्यय लगाया। णाकित संज्ञा चुटु, लागी हलंत्यम, केवल मात्र बचा आपका केवल आपका बचा वु, ठीक है। वु के स्थान पर युवो रनाकऊ, इस सूत्र के द्वारा हमने क्या कर दिया? अक बिठा दिया, ठीक है। ये अक, अब नी प्रत्यय अक प्रत्यय, ये अक आपका कैसे नित है? क्योंकि जिसके स्थान पर बैठा था उसका धर्म आ जाएगा इसके अंदर, तो वो नित था, इस कारण से नी को वृद्धि क्या होगी? आई होगी। ई को वृद्धि क्या होती है? आई। तो वृद्धि हमने कर दी, तो बन गया हमारा नई बन गया। अब दोबारा एचो यवा यावा आई के स्थान पर क्या होता है? आय। आय। तो आई के स्थान पर आय हो गया, तो ना हमारा हलंत रह जाएगा, आई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? आय आके बैठ जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका? नायकः, नायक बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? नायक बन जाएगा। तो सूत्र गाना तो सुन लो आप। विसर्ग वो सु लगाने से आ रहा है ना, सु प्रत्यय हाँ लगाने से। हाँ, क्योंकि कभी भी आप देखिए, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, ससुर इत्यादि, पर लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो अक प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय है, ठीक है। कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। तो आपको पुनः बताता हूं, आप कृत प्रत्यय लगाने के बाद उसमें सु इत्यादि प्रत्यय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सु प्रत्यय लगा सकते हैं। हाँ, क्यों? कृत प्रत्यय लगाने के बाद आपका प्रातिपदिक बन जाएगा, और प्रातिपदिक बनने के बाद में सु इत्यादि विभक्तियां लगती ही हैं। अगर आप किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सु इत्यादि विभक्ति लगाना चाहते हो, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो, ठीक है। हाँ, वो तो ये वही हुआ कि इन्होंने जब जैसे ही इन्होंने कृत प्रत्यय लगाया तो कृत प्रत्यय सूत्र आया, कृत तद्धित समासाश्च। उसने कहा कि कृत प्रत्यय आप लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी, और प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो मतलब विसर्ग लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वो नायकः बन जाएगा। तो नायकः, नायकौ, नायकाः इत्यादि बन जाएंगे। ऐसी पावकः, पावकौ, पावकाः इत्यादि रूप चलेंगे, ठीक है। महोदय योरो नाको लिख के दिखा दीजिए सूत्र। युवरणा को सूत्र लिखना है, ठीक है। लिखना क्यों? मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, मैं सीधा। अच्छा जी, आपको फोन तो दिख ही रहा है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। आ गया, ये आ गया। तो यह सूत्र है आपका, कहाँ गया है? दिख रहा है आपको? ये युवरणा को लिख रहा है, युवरणा को सूत्र है। और सूत्र का अर्थ संस्कृत में, सूत्र का संस्कृत में अर्थ ये है कि
यू और वू एतयो हो, यू और वू इनके स्थान पर अन और अक होता है। क्या सूत्र है? यू और वू इनके स्थान पर अन और अक होता है। हाँ जी, ठीक है, तो धन्यवाद। इस सूत्र के द्वारा अक आदेश हो जाएगा आपका। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं। अभी हमारे पास 6 मिनट का समय और है। नहीं, आपने 6 मिनट ऋण का तो समय बता और है। दिया, ये तो नहीं बताया। हित में आपको हित का भी बता देते हैं। तो हित का देखिए, एक मिनट, अरे कहाँ ये था। हाँ, आप ले लीजिए धातु जैसे एक हित का उदाहरण, मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं आपको वैसे बता देता हूं। क्या कहते हैं, जैसे कि हित प्रत्येक हित जैसे, एक मिनट, जैसे हित का उदाहरण मैं आपको बता दूंगा मैं आपको, पर लेकिन हित का भी आपको केवल क्या करना है, यदि हित प्रत्यय भी बाद में होगा तो आपको वृद्धि ही करनी ही होगी। ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगले चला और बाद में लेंगे। हाँ, अब देखिए किंगीतिचा सूत्र आपका आ गया। ये किंगीतिचा सूत्र आपका बार बार आएगा, क्योंकि इस सूत्र को आपको ऐसा ध्यान रखना है ना, जैसे मान लीजिए, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको इसका, क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। किंगीतिचा है तो सूत्र बस इतना कहता है कि निषेध करता है, पर कहाँ निषेध करता है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कित और ङित प्रत्यय पर होने पर क्या होता है, आपको सिर्फ इतना समझिए कि कित प्रत्यय पर होने पर क्या हो जाएगा, गुण और वृद्धि का निषेध होता है। कित और ङित प्रत्यय पर होने पर गुण और वृद्धि का निषेध होता है। अब देखिए, इतना अर्थ हो गया कित और ङित आर्धातुक। तो जो आपका कित और ङित मिलेगा, जो आपका कित और ङित मिलेगा वो आपका आर्धातुक ही होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कित ङित आर्धातुक। अब कह रहे हैं सार्वधातुक में अपित जोड़ दिया है इन्होंने, तो अब इन्होंने अपित क्यों जोड़ा, कि अपित तो नहीं लिखा कहीं भी, तो कहते हैं कि सार्वधातुकम अपित, इस सूत्र के द्वारा जो आपके अपित प्रत्यय होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ङितवत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ङितवत हो जाते हैं। इस कारण से ये भी आपका ङित के अंतर्गत आ गया। तो वही अर्थ बना कि इक के स्थान पर होने वाले गुण वृद्धि नहीं होते हैं। ठीक है, अब किसी ऋकारांत धातुओं के लिए बता रहे हैं। मनीष जी आज ये करेंगे, बंद इतना ही, हाँ जी, इतना ही करते हैं महोदय। क्वेश्चन आंसर लेंगे जी, ठीक है। पहला सब लोग जिनको क्वेश्चन है वो हाथ ऊपर करिए। वो पहला मेरा क्वेश्चन है, मैं रेज करता हूँ। महोदय एक बार, एक मिनट, मैं ये एक शब्द और ध्यान आ रहा है, ठीक है, अचोनीति का ही, तो उसको शब्द को मैं बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्री धातु है, क्री धातु है, और क्री धातु से नुल प्रत्यय लगाते हैं। क्या प्रत्यय लगाया है, नुल। ये जो आपको प्रक्रिया है, ये सारी मैं जब कृदंत पढ़ाऊंगा ना, तब आप कृदंत पढ़ाऊंगा। अभी तिगंत पढ़ रहे हैं हम लोग, जब कृदंत पढ़ेंगे तो हम लोग कारक, नायक, पावक ये सब पढ़ने हमको आ जाएंगे, पेय इत्यादि। अब क्री धातु है और इससे हमने लगाया नुल प्रत्यय, ना कि संज्ञा चुटु, ला की हलंत्यम, केवल बच्चा वो के स्थान पर अक आदेश कर दिया, युवो रना को, उसे अक हो गया। ठीक है, अब सूत्र क्या था, आपने जो अभी अचोनीति पढ़ा है, अचोनीति सूत्र ने कहा कि अजंत अंग को वृद्धि होती है हित अथवा णित प्रत्यय के परे होने पर। तो ये जो आपका क्री है, यह कैसा है, आपका णित है। ठीक है, णित है ना, ओ सॉरी, अजंत है कि नहीं है, अजंत। हाँ, तो अजंत है तो इसको अणित है। वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अक आपका अणित प्रत्यय बाद में, तो वृद्धि क्या होगी री के स्थान पर, और आर, री के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, आर, और गुण क्या होता है, अर। री के स्थान पर गुण करने के लिए कहेंगे तो क्या होगा, अर, और वृद्धि करने के लिए कहेंगे तो आर। ठीक है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, तो का हलंत बचेगा, और री के स्थान पे हो गया आर।
तो क्या बन जाएगा आपका? कार। कारक। पूरा क्या बनेगा आपका? कारक कारकः। कारक कारक। तो आप सब लोग कारक बनाना आ गया? कारक बनाना आ गया ना? कारक, नायक। तो सूत्र आपका अचोणिति है। आ गया महोदय। हाँ, तो इस कारण से ये सोचा कि कारक आपको बनाना आ जाए, और ऐसे ही आप धीरे धीरे करके जब आप प्रेजेंट पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का बनाना आने लगेगा, अपने आप बनाएंगे। ये तो मैं एक दो शब्द दिखाऊंगा आपको और आप अपने आप बनाने लग जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब प्रश्न पूछिए आप सभी लोग, जो जिनको पूछना है। पहला मेरा प्रश्न है, बाकी सब हाथ ऊपर करिए जिनको प्रश्न पूछना है। मनीष जी, ये जो विकल्प से होता है नहीं होता है वो जानने के लिए कुछ तरीका है क्या? कैसे हाँ सूत्र देख के पता चलता है क्या कि? जी, देखिए, इस आपने प्रश्न पूछा है, इसका बहुत अच्छा प्रश्न है कि विकल्प सूत्र में ही बता देगा आपको, सूत्र ही आपको बताएगा अथवा अनुवृत्ति बताएगी। या तो सूत्र बताएगा या अथवा अनुवृत्ति से आपको समझ में आएगा। तो जो सूत्र, जैसे हमने सूत्र पढ़ा ऊर्णोत्तर विभाषा, ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें एक शब्द आया आपका, विभाषा शब्द आया है। हाँ। ठीक है? विभाषा का मतलब होता है विकल्प। ओके। ठीक है? अब एक चीज आप लोग नोट करिए, आप सब लोग, यदि सूत्रों में कहीं पर भी वाह, सूत्रों में यदि आपको ये शब्द मिले तो आपको समझना है कि यहां पर विकल्प से कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? विकल्प से कार्य हो रहा है। मैं वो शब्द लिख रहा हूं, एक तो वाह, ठीक है, लिख लिया वाह। दूसरा विभाषा, विभाषा। तीसरा अन्यतरस्याम, अन्य तरस्याम, ठीक है? और चौथा, आप किसी ऋषि का नाम बोला जाए, कभी किसी ऋषि का नाम बोला जाए। क्या क्या समझे आप? किसी भी ऋषि का नाम बोला जाए, तो इसका मतलब ये आपको वहां ये समझना है कि ये सूत्र विकल्प से कार्य कर रहा है। मैं आपको देखिए, विभाषा का तो आपने समझ में आ गया, विभाषा। तो ऊर्णोत्तर विभाषा, सूत्र में ऊर्णोत्तर विभाषा शब्द आया, इसका मतलब क्या है? विकल्प। अब सूत्र आया झयो होन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम। तो अन्यतरस्याम में अन्यतरस्याम आया, मतलब कि यह सूत्र भी आपका कैसे कार्य कर रहा है? विकल्प। विकल्प से कार्य कर रहा है। ठीक है? वा के भी आपको दिखेगा, जिस सूत्र में आपको वा दिखे कहीं पर, तो आपको वहां पर भी समझना है कि यहाँ पर वा है, इसका मतलब ये भी विकल्प से कार्य कर रहा है। किसी को ध्यान हो तो आप बोल सकते हैं, वा का ध्यान हो कोई सूत्र। ठीक है? वागमः, वासरी, वाशरी, बहुत बढ़िया। तो वाशरी बोला है, वाह, तो मतलब विकल्प से कार्य करने के लिए कह रहा है। ठीक है? अब कहे कि किसी ऋषि का नाम बोला जाए, ठीक है? तो सूत्र आया लोपः शाकल्यस्य। तो शाकल्य ऋषि का नाम बोला गया है यहाँ पर। क्या बोला गया है? शाकल्य ऋषि का नाम। तो आपके यदि ये चार शब्द बोले जाए तो आपको समझना है कि ये यहाँ पर विकल्प से कार्य कर रहा है। ठीक है? समझ में आ गया महोदय आपको, किशोर महोदय? हाँ, आगे। और अनुवृत्ति आप कुछ बोले, अनुवृत्ति से भी आते हैं। हाँ, अनुवृत्ति, जैसे अनुवृत्ति यही है कि किसी शब्द में आप, किसी सूत्र में आपका नहीं लिखा है कि मतलब विभाषा, वाव इत्यादि अन्य कुछ नहीं लिखा है, पर पूर्व सूत्र से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है अथवा अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो उसका मतलब भी होता है कि यह सूत्र विकल्प से कार्य करेगा। समझ में आया? हाँ, समझ गया, समझ गया। धन्यवाद महोदय, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। विकल्प से सुन रहे थे, लेकिन विकल्प से कैसे होता है। धन्यवाद महोदय। अस्तु, अग्रे पूजा मिश्रा जी। महोदय, ये सूत्र मतलब लिख के दिखा दीजिए। लुंग लंग लिंग के बाद क्या बोले थे आप? समझ में नहीं आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ सूत्र। आज फोन स्क्रीन ऑन है। ये कौन सा ऐप है? ये पाणिनि अष्टाध्यायी ऐप है। अष्टाध्यायी ऐप है, उसमें बहुत बढ़िया है, चेक कर सकते हैं। हाँ जी। तो सूत्र आपका ये रहा।
ठीक है, लुंग लंग रिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है सूत्र, सूत्र कह रहा है कि लुंग लकार परे होने पर अथवा लंग लकार परे होने पर अथवा रिंग लकार परे होने पर आपको क्या करना है, जो मैंने बताया ना, अट का आगम करना है। हलादी होगा तो अट का और आजादी होगा तो आठ का आगम करना है आपको, ठीक है। ये सूत्र समझ में आ गया? शंका थी कि जो ये जी आ गया समझ में, हाँ जी बोलिए। कि जो ये अप्रत्यय संज्ञा होती है केवल प्रत्यय में होती है या और भी कहीं होती है? तो अप्रत्यय संज्ञा सूत्र ही आपका देखिए, अप्रत्यय एकाल प्रत्यय। तो अप्रत्यय एकाल प्रत्यय इस सूत्र में ही प्रत्यय पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है? तो वो यही कह रहे हैं कि अप्रत्यय मतलब एक अल वाला प्रत्यय, एक अल वाला प्रत्यय ही अप्रत्यय कहलाता है। मतलब प्रत्यय को बोल रहे हैं तो मतलब एक अल वाली धातु आपकी अप्रत्यय नहीं कहलाएगी, ठीक है, समझ में आया आपको? केवल जी, एक अल वाला धन्यवाद जो महोदय। प्रत्यय होगा वही अप्रत्यय कहलाएगा। आगे कोई प्रश्न? आगे है संध्या गुप्ता जी। जी महोदय नमो नमः। जैसे आपने कारक का बताया तो कारक में अड़वल त्रिचौ से जो प्रत्यय आया, तो और भी जितने भी शब्द होंगे क्या इसका कोई ट्रिक होगा कि हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन सा प्रत्यय आएगा? देखिए उस शब्दों के निर्माण करने की विधि होती है जी, किस अर्थ में होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे निर्माण करने के अर्थ में होते हैं, जैसे नुल प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कर्ता को बताने के लिए होता है, जी, ठीक है। जैसे नी धातु का अर्थ है कोई और उसको करने वाले को बताने के लिए हम अक नुल प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्री धातु का अर्थ क्या होता है, करना। जी, क्री धातु का क्या होता है, अर्थ होता है करना, करना, और करने वाले को बताने को करने वाले को बताना है, तो हमने क्या कर कारक कह दिया हमने। ऐसे करके अर्थों के ऊपर टिका हुआ है पूरा व्याकरण। ये तद्धित प्रत्यय बोले जाते हैं क्या इसको? नहीं, कृदंत प्रत्यय बोले जाते हैं शायद। कृदंत प्रत्यय। आप लोगों को इसकी कक्षा धीरे धीरे प्रारंभ मतलब चलती रहेगी धीरे धीरे करके। कभी ऐसा हो करेगा कि बीच बीच में मैं इसकी एक कक्षा ले करूंगा आपकी। जी जी महोदय धन्यवाद। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे कहाँ तिंग प्रत्यय से कहाँ हम लोग सुप प्रत्यय में चले जाते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग को। हाँ तो ये बस ये होता है ना महोदय, ये महोदय अभी आपने बताया तो इससे समझ में आया कि कहाँ हमारा शब्द बनेगा और कहाँ पे हमारा धातु बनेगा, धातु रूप बनेगा और कहाँ पे शब्द रूप बनेगा। तो धातु रूप आपका हाँ, धातु रूप आपका तिंग प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। और जो शब्द रूप होते हैं ना आपके, वो लगते हैं कृत प्रत्यय लगने के बाद, जी, ठीक है। जी, और जरूरी नहीं होता कि कृत प्रत्यय लगने के बाद आपका शब्द रूप ही बने। जी, जैसे पठित्वा होता है या कृत्वा, ऐसे कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो अव्यय बन जाते हैं। जी, अव्यय मतलब कि वह केवल एक शब्द बना है, उसके रूप नहीं चलेंगे, जिनके रूप नहीं चलते। हाँ जी। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों में एक समान हो, तीनों वचनों में एक समान हो और सारी विभक्तियों में एक समान हो। मतलब कि यदि आपने च बोला तो च को आप तीनों लिंगों में, तो इस च शब्द आपका और अर्थ, च से आपको क्या कहते हैं, और अर्थ समझते हैं ना। तो च आपका स्त्रीलिंग में भी च ही रहेगा, पुल्लिंग में भी च रहेगा और नपुंसकलिंग में भी च ही रहेगा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, कह रहे सदृश माने एक समान, त्रिषु लिंगेषु जो तीनों लिंगों में एक समान रहे, ठीक है। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी एक समान रहे, चाहे आप प्रथमा विभक्ति में बोलो चाहे द्वितीय विभक्ति में बोलो, तो च आपका च ही रहेगा। और फिर कह रहे हैं सर्वासु च विभक्तिषु, मनीष महोदय जी वचनों में, तीनों वचनों में, हाँ तीनों वचनों में भी आपका समान ही रहे, ठीक है। भरत महोदय पृच्छतु। हाँ महोदय, ये जो लोट और लन लकार में हमने पित्त प्रत्यय आइडेंटिफाई किए हैं, तू त साम वगैरह, तो वो कैसे अपित हैं? आई मीन पित्त कैसे हैं वो? क्योंकि उसमें तो प की कुछ संज्ञा ऐसा है नहीं तो ना। ये क्या कहते हैं, ये प्रत्यादेश का कार्य है
और प्रत्यादेश का कार्य मैं आपको यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि बहुत हार्ड पड़ता आप सभी लोगों को, इसलिए मैंने आपको केवल इतना बता दिया कि तीसिमी तूतसा प्रत्यय और तीसिमी तूतसा आनी आव आमा आई आवई आमई और अम, ये प्रत्यय ही केवल पित होते हैं, इनके अलावा सारे प्रत्यय आपके अपित कहलाते हैं। ठीक है, पर तो इसको याद ही रखना है बस अभी तक, अभी याद ही रखेंगे। जिस चीज का कार्य हमारा पित मतलब क्या कहते हैं, याद करने से हो जाता है, उसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका भी प्रोसेस है, यानी पित आइडेंटिफाई करने का। हाँ, क्योंकि नहीं, आप इसे अगर मैं अब आपको छोटे शब्दों में कहूं तो आपको समझाने के लिए कि जो तीप पहले प्रत्यय क्या था, तिप था। ठीक है, हाँ, और तिप में पकार की संज्ञा है। हाँ, इसलिए वो पित है। और उस फिर सूत्र के द्वारा उसके ती के इकार का लोप हो जाता है लंग लकार में। हाँ, तो ता बचता है। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, ये जो ती था आपका, ये आपका अपित पित हो गया। ठीक है, ओके, है ना, समझ गया, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, अब जैसे सूत्र, अब किसी और का प्रश्न हो कि लोट लकार में सी था, तो सी सिप था पहले, सिप में पा की संज्ञा है, और पा के स्थान पा की संज्ञा हो गई तो सी बचा। अब सी के स्थान पर ही हो जाता है, सी के स्थान पे क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो वह ही भी आपका क्या होना चाहिए, पित होना चाहिए था। हाँ, तो आपने उसको पित क्यों नहीं पढ़ा? तो शेर या पिच्चा, यह सूत्र ही बोलता है कि सी के स्थान पर ही हो और वह आपका अपित हो, वह क्या हो, आपका अपित हो। तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके 74 प्रत्यय हैं, 74, हाँ, इन प्रत्ययों में कोई सूत्र आकर जो पित नहीं होता है उसको पित बना देता है, और जो पित होता है उसको होते हुए भी अपित बना देता है। हाँ, तो वो, हाँ जी, तो अब इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो बुक में 194 194 पेज पे द्वितीय अंग प्रत्ययादेश है, उसमें डिटेल में है। ठीक है, 174 194 स्टार्ट होता है। ओके, धन्यवाद। उपांग, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर नूतन वदतु। नूतन जी, डॉक्टर नूतन अस्ति वा? हाँ, हरिओम। अभी विभाषा का अर्थ विकल्प, आवाज सुना? हाँ, अभी जो बोलिए आप। हाँ, विभाषा का अर्थ तो वो इससे किसी तरह रिलेटेड है क्या? सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो हो, तो विभाषा मतलब, हाँ, वो इससे रिलेटेड है। हाँ जी, विभाषा मतलब होता है, विभाषा मतलब हो गया कि विकल्प से, वही बस। सर्वत्र विभाषा मतलब विभाषा का जो अर्थ अभी भाषा शब्द का प्रयोग है, तो दोनों विभाषा का अर्थ वही है विकल्प से। अच्छा, ठीक है, हाँ, हरि, हाँ, क्लियर हो गया। अंतिम प्रश्न श्यामला जी वदतु। नमो नमः महोदय, ये जो अभी अचोणित से जो किया है द्रावक या पावक भावक, तो ये अगर रिजल्ट अगर एंड शब्द अपने को मालूम है तो ही हमको सूत्र बीच में ये समझते हैं, नहीं तो वो कौन से सूत्र लगाने हैं वो कैसे याद करना? देखिए, पहले पाणिनि जी ने क्या कहते हैं, सीधा एकदम से पाणिनि जी को वो नहीं आया था कि मतलब कि क्या कहते हैं ये शब्द मैं बनाऊंगा। पाणिनि जी पहले से ही सब लोग बोलते थे, भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का, तो पाणिनि जी उन शब्दों को लक्षित कर करके बनाया। ठीक है, तो आपको अब पाणिनि जी ने एक बार बना दिया तो आपको जरूरी नहीं है, आपको एकदम से धीरे धीरे करके जब आप प्रक्रिया को पढ़ेंगी ना तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि हरिओम, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, जैसे देखिए कि आपके मन में आया कि मैं, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है, और उसके द्वारा मैं किसी एक को बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक को बताने के लिए हम ती प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, और क्रिया बतानी है तो पठ धातु से हमने ती प्रत्यय लगाया। अब उसके बाद की जब ती प्रत्यय लगाया, ती प्रत्यय लगाने के बाद में विकर्ण आके बैठता है, ये प्रक्रिया, तो हम उस प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या क्या आके बैठेगा, तो आपको ये कैसे याद रहे, तो आप जब प्रक्रिया को करेंगी ना बैठ के,
तो आपको अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पठ धातु से पाठक भी तो हो सकता है ना, इसी की वजह से। ये प्रोसेस यही रहेगा, नोल प्रत्यय रहेगा उसमें, पर लेकिन उसमें अत उपधायाः सूत्र लगता है। अभी मैं आपको यदि अत उपधाया सूत्र पढ़ा दिया होता ना मैंने, अभी आएगा आपके कुछ दिनों में आएगा, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए या कल परसों आ जाए। तो कल परसों का मतलब ये है अगली कक्षा में आ जाए, मतलब कल क्लास नहीं होगी, ये समझिए जाए, ठीक है। तो जब आएगा तो आपको मतलब राम शब्द यदि आपने अत उपधाया सूत्र पढ़ लिया तो मैं आपको राम शब्द बनाना सिखा सकता हूँ, राम भाग मार्ग, ठीक है, राम भाग मार्ग इत्यादि बहुत सारे सूत्र समझा, मतलब अर्थ समझा सकता हूँ। ठीक है, सूत्र कुछ ऐसे हैं। आगे लास्ट अभी पवन कुमार जी वीडियो उद्घाटयतु प्रश्न पृच्छतु। पवन कुमार जी हरि ओम। हाँ, वीडियो उद्घाटयतु, दर्शनं ददातु। हाँ, हरि ओम। बहुशोभनम। ये पूर्व कक्षा का वीडियो अभी तक हमें नहीं मिल पाया, तो उस वजह से पूर्व कक्षा के कुछ सूत्रों का यहाँ जो संदर्भ आया था, जैसे कितिचा, इसका कोई उदाहरण देके स्पष्ट कर दीजिए जरा हमें। तो अब की बार आपने उदाहरण नहीं दिए ना इसके। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में नहीं दिया, तो बस 1 मिनट में आपको देख आ सकता है तो समझ लीजिएगा। ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, दिख रही है। हाँ, तो देखिए सूत्र का अर्थ आपने पढ़ लिया ना, कित और इंगित प्रत्यय पर गुण वृद्धि नहीं होती है। सूत्र का अर्थ पढ़ लिया आपने? उदाहरण में दे देता हूँ। जी जी जी, उदाहरण दे दीजिए बस। हाँ, जैसे क्री धातु है, ठीक है, क्री धातु है और त्वा प्रत्यय आया, वो सॉरी त्वा प्रत्यय, ठीक है, पहले क है फिर बाद में त है फिर वा है। अब देखिए जो त्वा प्रत्यय हुआ है क्री धातु से, ये क की संज्ञा कर दी हमने किससे? लशक व तद्धिते से। तो लशक व तद्धिते से इत संज्ञा करने के बाद ये हमारा क्या होगा? कित हो गया। क्या हो गया हमारा? कित, ठीक है। तो हम सूत्र कहता है कित और ङित प्रत्ययों के बाद में होने पर धातु को गुण और वृद्धि नहीं होती है। अब जब निषेध कर रहा है तो प्राप्त किससे है? तो सूत्र था आपका सार्वधातुक आर्ध धातुक कयोः, ठीक है, क्योंकि जो त्वा प्रत्यय है आपका ये आर्ध धातुक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है आपका? आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुक प्रत्यय मान करके इसको क्या था? वृद्धि प्राप्त थी, वो गुण प्राप्त था किससे? सार्वधातुक आर्ध धातुक कयोः से। तो गुण हो जाता तो क्या बन जाता? क्री के स्थान पर कर बन जाता, कर हो जाता अगर गुण हो जाता तो। पर इसने क्या कह दिया कि क की संज्ञा हुई है इसलिए कित है, और कृत प्रत्यय बाद में हो तो गुण और वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो जब गुण वृद्धि नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? क्री और प्लस त्वा, गुण वृद्धि नहीं होगी तो केवल जोड़ देंगे तो कृत्वा बन जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया? और एक पुस्तक में उदाहरण इन्होंने दिया है दी प्लस श्यन प्लस ते, तो यहाँ श्यन जो है कित या गित कैसे हुआ? हाँ, ये पूर्व सूत्र में पढ़ाया था। जैसे दी प्लस दी है धातु, सॉरी दीर्घ है, तो देखिए दी धातु है प्लस शन विकरण है प्लस ती प्रत्यय है, ठीक है। ना की संज्ञा हलंत्यम शा की संज्ञा लशक होता दे, शा की संज्ञा होने के कारण ये क्या है? आपका सार्वधातुक है, ठीक है। अब इस संज्ञा होने के बाद क्या बचा? केवल आपका या बचा। अब ये या आपका कैसा है? अपित है कि पित है? ये या है, इसमें या में पा की संज्ञा हुई थी क्या? नहीं। शन में या की पा की संज्ञा हुई थी क्या? नहीं हुई थी। पा की संज्ञा नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? ये अपित है। तो ये आपका कैसा प्रत्यय है? आपका सार्वधातुक है और अपित है। अपित तो सूत्र आता है सार्वधातु कम अपित, सार्वधातु कम अपित। सूत्र यह कहता है कि जितने भी आपके अपित प्रत्यय होंगे, सार्वधातुक अपित प्रत्यय आपके जितने भी हैं, वह आपके ङितवत होते हैं। क्या होते हैं? ङितवत का अर्थ ये है कि ङित मतलब कि ङित वत माने होता है कि ङित की तरह हो जाएंगे, वो प्रत्यय भी ङित की तरह हो जाएंगे।
उन प्रत्ययों को भी आपको गित मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उसका फल क्या है? तो उसका फल यह है कि आप गित प्रत्ययों को निमित्त मान करके जो कार्य करते हो वह कार्य आप यहाँ पर भी करने लगोगे। ठीक है। अब ये जो यह प्रत्यय है ये आपका ङित्वत हो गया। ङित्वत हो जाने के कारण अब देखिए अब ये ङित्वत हो गया तो दी धातु को गुण प्राप्त था यहाँ पर सा धातु आर धातु की ओर से, तो यहाँ पर गुण नहीं होगा क्योंकि किंगिति चा ने निषेध कर दिया, तो दीयते बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 3 ही ते होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अस्तु, धन्यवाद, स्पष्टम। जी युगल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? महोदय, उत्तर का क्या मतलब होता है? उत्तर लकार से उत्तर जो था उसके स्थान पर से आदेश उत्तर मतलब वही है, उत्तर मतलब होता है बाद में, जिसको हम लोग कहते हैं परे होने पर अथवा बाद में होने पर अथवा उत्तर होने पर। जैसे कि हमारे में जैसे ये है ना, क्या कहते हैं, जैसे राम शब्द है तो राम शब्द को कभी भी कोई व्यक्ति बताता है, अगर व्याकरण वाला है व्यक्ति, आप व्याकरण वाले हैं तो आपको कैसे पता क्या कहना पड़ेगा? रकार, उत्तरवर्ती आकार, उत्तरवर्ती मकार, उत्तरवर्ती अकार। मतलब कि रकार के उत्तर माने रकार के बाद आ के बाद आकार उत्तरवर्ती मकार और मकार उत्तरवर्ती अकार। तो उत्तरवर्ती आपको जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना है। बोलने का प्रयास करिए कि कैसे बोलेंगे निकुंज महोदय? रकार उत्तरवर्ती आकार, उत्तरवर्ती आकार, उत्तरवर्ती मकार, हाँ, तो माँ के उत्तरवर्ती न बोल के मकार बोलिए पूरा। ठीक है, मकार के उत्तरवर्ती आकार। तो जब मैं आपसे कभी पूछूंगी ना, आपको धीरे धीरे प्रवेश करना है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए यहाँ पर जो आपको अ दिख रहा है, अब आप बोलेंगे कौन सा वाला अ, तो मैं बोलूंगा मकार उत्तरवर्ती आकार, मतलब मकार के उत्तरवर्ती माने मकार के बाद में जो है आकार, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी में भी कह दिया समझ में? ठीक है, हाँ, अभी मनीष महोदय हाँ जी, पूरा करेंगे और थोड़ा हाउसकीपिंग का स्क्रीन शेयरिंग आप बंद करेंगे जी। थोड़ा हाउसकीपिंग का, अपनी क्लास अच्छी तरह से चल रही है, धन्यवाद सबको, लेकिन अभी भी थोड़े विरल और तरल बच्चे हैं क्लास में जो बार बार खुद को अनम्यूट कर लेते हैं और म्यूट नहीं करते हैं, और हमारा ध्यान वहां रहता है तो हमारा पढ़ने में ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। तो सबको प्रार्थना है कि आप बोल के तुरंत म्यूट कर ले, जरूरत है तभी अनम्यूट करें। धन्यवाद। ठीक है, अभी ये करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ कर दीजिए।